आज कच्छ जिले में जो संगठन का नेटवर्क पूरे कच्छ जिले में फैला हुआ है, उनमें से जो हमारी नज़र में जो संगठन की समझ रखने वाले जो लोग हैं, एक कॉमन राय बनाने वाले जो लोग हैं, उद्देश्य को समझने वाले जो लोग हैं, भूतकाल में भी जो क्रिटिकल परिस्थिति हुई थी संगठन की, उसमें भी जिन लोगों का महत्वपूर्ण रोल था, ऐसे लोगों को हम लोगों ने टेलीफोनिक जानकारी देकर हम लोग आज एक जनरल बॉडी बुला रहे हैं। जनरल बॉडी में जो बामसेप संगठन और बामसेप संगठन की जो लीगली कानूनन, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि कच्छ जिला या कच्छ में वो केडर छुपा हुआ है, वो केवल कच्छ को नहीं चलाता, वो पूरे आंदोलन को, सेंट्रल को मार्गदर्शन दे सकता है। संगठन का डेवलप तो अभी हुआ जिस दिन पूर्णकालीन कार्यकर्ता की संगठन ने पॉलिसी बनाई थी, तो टॉप लेवल पर कच्छ जिले के पूर्णकालीन कार्यकर्ता संगठन में गए। जो सेंट्रल लेवल की पॉलिसी थी सामाजिक समुदाय को जोड़ने के लिए, चलो गांव की ओर, मूल निवासी महापुरुष जीवन संदेश अभियान, वो 100% कच्छ जिले की अग्रिम भूमिका रही है। बहुत सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं, उन लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कच्छ कोई सामान्य चीज नहीं है। कच्छ में जो टैलेंट है वो मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रहा हूं। जब हमारी भी, मेरी भी संगठन में एंट्री हुई तो खापड़े साहब भी गांधी धाम में भांजी भाई राठौड़ सूर्या साहब के घर पे आते रहते थे, बहुत बार उनसे मुलाकात भी होती थी। आंदोलन के संदर्भ में बहुत सारे सवाल भी, क्रिटिकल सवाल हम खड़े करते थे। यहाँ तो सीनियर कार्यकर्ता भी उपस्थित है, शायद आपको मालूम नहीं होगा, कच्छ की मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, फिर भी बोल रहा हूं आपको। खापड़े साहब का ऐसा ओपिनियन बना और बहुत बार कहते भी थे कि मैं ऑल इंडिया में घूमता हूं संगठन और आंदोलन को, बहुजन समाज को इकट्ठा करने के लिए, अलग अलग पूरे राज्यों में, अलग अलग जिलों में, तहसीलों में मैं खुद जाता हूं प्रचार करने के लिए। मगर कच्छ के कार्यकर्ता जो आंदोलन के संदर्भ में जो सवाल खड़े करते हैं, वो सवाल ऑल इंडिया में कोई खड़ा नहीं कर सकता। न जाने आप कच्छ के लोग कौन सी मिट्टी के बने हुए लोग हो, बाजी में बराबर। ये बामसेप का फाउंडर मेंबर डिक्के खापड़े साहब का ओपिनियन बना हुआ है। खापड़े साहब का ये मानना था कि कच्छ के कार्यकर्ता, क्योंकि ये बौद्धिक लड़ाई है, आंदोलन में बहुत सारे सुझाव ऐसे मिले जो कच्छ के कार्यकर्ताओं ने सेंट्रल लेवल की पॉलिसी पर अमल हुआ। कच्छ के कार्यकर्ता कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं है। इसके लिए मैं बार बार बोलता हूं कि कच्छ में वो केडर है जो आंदोलन चला सकते हैं और आंदोलन को दिशा दे सकते हैं और आंदोलन को नियंत्रण भी कर सकते हैं। इसके लिए साथियों, आज की ये जो जनरल बॉडी होगी, उस जनरल बॉडी का रिपोर्टिंग हम लोग केंद्रीय सचिवालय को देने वाले हैं। ओपिनियन उनका जो भी बोले, हम लोग इस सिद्धांत को मानते हैं कि संगठन और आंदोलन चलाने वाले की केवल एक विशेष व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है। महापुरुषों को आंदोलन डेवलप करने के लिए पूरे भारत में खास करके पिछड़ी जाति के लोगों ने त्याग, समर्पण और कुर्बानी दी है। बहुत सारे कर्मचारी, अधिकारी ऐसे थे जो अपनी नौकरी छोड़कर, नौकरी छोड़ना मालूम है, परिवार को दांव पर लगाना। पूरे भारत में बहुत
सारे कर्मचारी अपने परिवार को दांव पर लगाया और आंदोलन को 32 राज्यों में 550 जिलों में 5,500 तहसीलों में 2,000 ब्लॉकों में और 1.5 लाख गांव में आंदोलन को पहुंचाया। अकेले आदमी ने नहीं, जो मिशनरी कार्यकर्ता थे, जो कार्यकर्ता अपना परिवार दांव पे लगाया, उन कार्यकर्ताओं की बदौलत आज पूरे देश में या शासक जाति का मजबूत जो संगठन आरएसएस है, मोहन भागवत है, वो मोहन भागवत उस ताकत से डरता है, व्यक्ति से नहीं डरता है। याद रखो, उस ताकत से डरता है। उस ताकत को और डेवलप करने के लिए साथियों बहुत सारी संगठन में क्रिटिकल परिस्थिति आती है, उतार चढ़ाव आता है। बातें करेंगे तो काफी लंबी जोड़ी बातें हो जाएगी। तो इसके लिए संगठन की जो मतलब जो घटनाएं जो घटती है, इस संदर्भ में मैं कभी भी पार्ट एंड पार्सल नहीं बना। कोई भी कक्ष के कार्यकर्ता को मैं किसी की चुगली करना या ये करता है वह वो करता है, कोई कक्ष के कार्यकर्ता व्यक्तिगत मुझे ऐसा नहीं बोलता कि आपने किसी भी कार्यकर्ता की, चाहे तहसील का हो, डिस्ट्रिक्ट का हो, स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, क्योंकि हम लोगों ने केडर में रास्ते को खोज करने की सोची है। हम लोग तो रास्ता बनाने वाले हैं। इसके लिए जिंदगी में कभी के ऊपर कार्यकर्ता अंदरूनी आरोप प्रति आरोप को व्यक्तिगत मैं नहीं मानता हूं। संगठन जिम्मेदारी दे या ना दे, मगर जो महापुरुषों की विचारधारा हमने सीखी, उस विचारधारा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। साथियों, अभी ये जो पिछले 2.5-3 सालों में जो संगठन में जो घटनाक्रम हो रहे हैं, और आजकल उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन हुआ उसमें तो सोशल मीडिया में इतनी मतलब बदनामी हो गई, जिन लोगों की कुछ औकात ही नहीं है वो लोग भी संगठन को अनाप शनाप बोलते रहते हैं। ब्राह्मणों की छोड़ो, ब्राह्मणों में कोई ताकत नहीं है कि मानसिक को कोई खुजली भी करे, मगर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की जो लोग हैं, जिनकी कुछ औकात ही नहीं है, समझदारी भी नहीं है, वो लोग सोशल मीडिया पे मानसिक संगठन को नंगा करने का काम कर रहा है, और जिनकी जिम्मेवारी है संगठन को बचाने की, वो लोग भी नंगा होने, जो नंगा कर रहे उनको बचाने का कोई भी प्रयास नहीं करते। जिन लोगों ने संगठन बचाने का काम किया, उन लोगों को भी संगठन के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने गद्दार घोषित किया। आपको बुलाने का कारण क्या है मालूम है? ऐसी चर्चा हम लोग कभी करते भी नहीं है। संगठन के अंदरूनी मामला है, उसकी कार्यकारिणी बनी हुई है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी हुई है। जिंदे लोग हैं वैचारिक आंदोलन चला रहे हैं तो आपसी मतभेद रहने वाला ही। समस्या वामसिव के कार्यकर्ता का पीछा नहीं छोड़ेगी, हमको मालूम है, मगर इसका रास्ता भी दिया हुआ है विचारधारा में। कार्यकारिणी आपसी जो मनमुटाव है आपको में बैठ के उसका रास्ता निकालो। सेंट्रल की समस्या, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, शॉर्ट कोर्ट में सीसी कमेटी है, उसका फॉर्मेट बना हुआ है। संगठन के निर्माणकर्ताओं ने वो पूरा का पूरी व्यवस्था की हुई है। फिर भी आज की तारीख में हम लोग वर्तमान परिस्थिति में इस लेवल पर आ गए। साथियों, पिछले 3 सालों से संगठन ने विशेष करके ऑन पेपर या ऑफिशियली मेरे को संगठन ने जवाबदारी से मुक्त किया है।
मगर कार्यकर्ता तो हूं ना। हम उस सिद्धांत के लोग हैं कि हमारी निगरानी में भी सेकंड लीडरशिप निर्माण होनी चाहिए। हमारी जगह कोई और आदमी लेता है या और कोई कार्यकर्ता है तो उसको मोटिवेशन करने का, उसको सपोर्ट करने का, या वो कैसे आगे, क्योंकि ये नस्ल की लड़ाई है, मिशन चलाना है, तो उसको मोटिवेशन करते हैं। जिन लोगों की कच्छ जिले में जिम्मेवारी थी उन लोगों को प्रत्येक कोई भी तहसील का कार्यकर्ता यदि नारायण गरवा को फोन करता है तो पॉजिटिवली हम उसको मोटिवेट करते हैं और सपोर्ट भी करते रहते हैं। अभी 2 तारीख को या कुछ कार्यकर्ता ने बताया कि 2021 में जो 14 अप्रैल की कार्यक्रम था उसमें भी डिस्प्यूट हुआ था, मगर कोरोना की वजह से हम लोगों को ग्राउंड की मंजूरी नहीं मिली, इसके लिए वर्चुअल कार्यक्रम लेना पड़ा अगले साल की 14 अप्रैल। अभी 14 अप्रैल की तैयारी के लिए 2 मार्च को विलास करार कच्छ जिले के प्रमुख कार्यकर्ता मंजी भाई मैसूरी, हिरजी भाई सीजू, हिरजी भाई रिटायर PSI, केशव भाई मछोया, लीगल सेल का जो हम लोगों ने कच्छ की जिम्मेदारी दी है, केशव मछोया और भांजी भाई डुगरिया, वो 2 तारीख को मेरे घर पे मुलाकात करने के लिए आए। मुलाकात करने के लिए इसके लिए आए कि अभी कच्छ के प्रत्येक कार्यकर्ता यही आवाज करते हैं कि नारायण गरवा, नारायण गरवा, नारायण गरवा, वो बैठ गए, यदि वो एक्टिव हो जाए तो कच्छ जिले में मामला सुलझ जाए। उस बात को ध्यान में रखकर कोई भी कच्छ में कार्यक्रम होता था तो सेंट्रल का या स्टेट का मेरी मुलाकात करता है और मेरी राय लेता है। 2 तारीख को विलास करार जी ने और ये जो प्रमुख कार्यकर्ता जिले के जिम्मेदार कार्यकर्ता है वो मेरे घर पे आए। घर पे आए तो 14 अप्रैल की फाइनल की हुई जगह की बात की कि अभी 14 अप्रैल का कार्यक्रम रापर तहसील में फिक्स हो गया है, ये जी बराबर। उसमें केशव भाई मछोया को मेसराम साहब ने फोन किया था और उनके कहने पर केशव भाई मछोया रापर के कार्यकर्ताओं की मुलाकात करके 14 अप्रैल की तैयारी या डेट वामन मेसराम ने रापर को दी, आप तैयारी करो। तब तक मैं सब लोगों को सुन रहा था क्योंकि अनुशासन में प्रत्येक कार्यकर्ता को रहना चाहिए, कोई बात करता है तो बीच में बोलने का कोई औचित्य तो है नहीं, तो मैं सुनता रहा। सुनने के बाद जब विलास करार जी ने मेरे को पूछा तो मैंने ये पहला सवाल केशव भाई मछोया ऐसे किया कि भाई 14 अप्रैल को अगर वामन मेसराम साहब ने आपको तारीख दी और आपने डायरेक्ट रापर के कार्यकर्ता को बताया तो उसके बाद आपने हिरजी भाई सिंधु या मंजी भाई मैसूरी या जिले की टीम में उसको बोला, तो उनका जवाब आया कि मैंने उनको नहीं बोला। मैंने मंजी भाई और हिरजी भाई को बोला कि आपको कोई बोला कि अभी 14 अप्रैल में मेसराम साहब ने डायरेक्ट केशव भाई मछोया को बोलकर 14 अप्रैल को फाइनल की, तो बोला नहीं, हमारे पास ऐसा कोई मैसेज नहीं है। उसके बाद मैंने केशव भाई मछोया को बताया कि केशव भाई आपको मालूम है कि आप इंडिविजुअल निर्णय लेकर मेसराम साहब का कार्यक्रम जो आप रापर में ले रहे हो वो कितना सेंसिटिव और क्रिटिकल कार्यक्रम होगा ये आपको मालूम है। तो उन्होंने बताया कि इतनी गंभीरता मुझे मालूम नहीं है। ये बात मैं इसके लिए बोलता हूं कि साथियों बहुत सारा कार्यक्रम नहीं होता है, मगर जो नींव की पत्थर की तरह वो जो खड़ा रहता है ना उसको मालूम होता है कि कार्यक्रम होता कैसा है। ये कोई बोलने की बात नहीं है। हर साल केवल 14 अप्रैल का नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कच्छ में जो भी कार्यक्रम हो उस कार्यक्रम में कौन सी परिस्थिति में दुश्मनों को चीर कर आगे हम लोग बढ़े वो हमको मालूम है। उस बात को ध्यान में रखकर मैंने उनसे बात बताई तो विलास करार जी ने बताया कि नहीं, मामला बहुत सीरियस है, अभी 14 अप्रैल का कार्यक्रम रायपुर में नहीं होना चाहिए।
फिर मेरे को पूछा गया कि आप बताओ कि 14 अप्रैल की तैयारी कैसे करें। तो मैंने विलास जी को बताया कि एक काम करते हैं इस साल कि जो अपना घर परिवार छोड़ के इतना इंटरेस्ट से कार्यकर्ता काम कर रहा है, उनका पेट्रोल खर्चा कर रहा है, छुट्टियां लेकर काम कर रहा है, मगर थोड़ी थोड़ी बातों में उन लोगों को आपसे मतभेद है या छोटी छोटी बातों के लिए वो नाराज है। तो मैं चाहता हूं कि आप केवल उधर हाजिर रहो। मैंने उनको बताया कि ये बताया आपका खेल समाधान करना, तो क्यों ना हम जो विवाद करने वाले जो लोग हैं, जो छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं, उनकी आपस में मीटिंग करके उसका रास्ता निकाले। रास्ता निकलकर जो भूतकाल में जो 14 अप्रैल का कार्यक्रम था उससे भी बेहतरीन किस्म का कार्यक्रम हम लोग कच्छ में कर सकते हैं। विलास खराग जी ने बताया कि वो 14 अप्रैल के बाद हीर जी भाई और मंजी भाई में गलत हूं तो मेरे को इमीडिएटली रोक देना, कुछ में मिलावट तो नहीं कर रहा हूं ना, बोल देना इमीडिएटली, क्योंकि ये आंदोलन बचाने का कार्यक्रम है, मिशन को आगे बढ़ाने का मामला है। तो विलास खराग जी ने बताया कि वो 14 अप्रैल के बाद मैंने मेरा इतना मतलब वो टेम्परेचर हाई हो गया। वो हाई इसके लिए हुआ कि ये लोग केवल 14 अप्रैल को कार्यक्रम करके खुद चले जाते हैं, मिशन तो हमको चलाना है ना, कि कैसे अभी आंदोलन को चला जाए, दिशा दी जाए। तो मैंने उनको बताया कि ये बात तो आपने अगली 14 अप्रैल को भी बोली थी कच्छ के कार्यकर्ताओं को कि नहीं पहले 14 अप्रैल का कार्यक्रम पूरा करो, उसके बाद मैं उधर रुकूंगा, जाने वाला नहीं, बैठ के इसका रास्ता निकालते। मैंने उनको बताया कि आपने बोली थी कि नहीं बोली थी। चलो उस समय कोरोना हुआ था, आपकी भी तबीयत खराब थी, निशा मैडम और उसकी मम्मी को भी कोरोना हो गया था, तो आपको इमीडिएटली पुणे जाना पड़ा, मगर उसको भी 1 साल होने को आ रहा है, आपने इंटरेस्ट क्यों नहीं दिया? अगर आंदोलन चलाना है तो आपको इंटरेस्ट देना चाहिए, छोटी छोटी बातों के लिए उसका समाधान करना चाहिए। तो उसने बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, सेंट्रल का निर्णय है, अभी पहले फर्स्ट प्रायोरिटी 14 है। मैंने दूसरा सवाल खड़ा किया बांजी भाई राठौड़ का। मैं बोला अच्छा मुझे ये बताओ कि मेरे व्हाट्सएप पे तो सेंट्रल में यूपी में बैठा हुआ बंसोड़ी है ना, गौतम बंसोड़ी जी ने मुझे व्हाट्सएप पे बांजी भाई राठौड़ का लेटर भेजा। तो वो लेटर मैं पढ़ा तो मैंने कमेंट की कि पर्टिकुलर मेरे व्हाट्सएप पर भेजने का कारण क्या है। तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि आपकी जानकारी के लिए। तो मैंने बताया कि ये मेरे लिए फालतू जानकारी है, ये फालतू जानकारी मेरे व्हाट्सएप पर मत करो। वो उनका निजी मामला है ना, भाई बांदी भाई जाने या वो जाने, हम तो मिशन को मानने वाले, मिशन लक्ष्य आधारित काम करने वाले लोग हैं। तो मैंने उनको बताया कि ये भी ये आपकी आपस का मामला है, आप ये फालतू मैसेज मेरे को मत करो। तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे आश्चर्य लगता है कि ये गंभीर ब्राह्मणवादी बात को आप फालतू क्यों कहते हो। हमारी थोड़ी बहुत टॉकिंग भी हुई, उस टॉकिंग में मैंने उनको ये भी बात बताया कि आप उद्देश्य पूर्ति के लिए आपके पास जो जानकारी है, आप सेंटर में बैठे हो, तो वो बात मेरे को भेजो ताकि मेरे को भी रास्ता मिले। मुझे आखिरकार ये कहा गया कि आप किसके कहने पर लिख रहे हो वो हमें मालूम है। तो मैंने सवाल खड़ा किया, ये छोटी बात है, तो मैंने सवाल खड़ा किया कि भाई आपको मालूम है कि मैं किसके कहने पर लिख रहा हूं, तो आप मेरे को लिखते क्यों हो? यदि आपको मालूम है कि मैं किसके कहने पर लिख रहा हूं तो मेरे को लिखने की जरूरत क्या है? आपको मत लिखो। मामला वहां तक अटका नहीं। बंसोड़े ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सचिवालय में मेरे विरुद्ध में कंप्लेन की कि नारायण गरवा ने ऐसा ऐसा किया, और सचिवालय ने भी मुझे स्पष्टीकरण मांगा
कि ये जो हुई आपका स्पष्टीकरण दो। ये बात मैंने विलास करात को बोली मेरे घर पे। दूसरा मैंने बात उठाई कि भांजीभाई राठौड़ का 32 मिनट का कैसेट है, मैसेज है, वो 32 मिनट की कैसेट में सुना। क्या आप 5 लोग बैठे, आप लोगों ने सुनी? मैंने विलास कराची को बताया कि आपने भी सुनी, तो सबने बोला कि हाँ 32 मिनट की कैसेट हमने सुनी। मेरा पहला सवाल कि भांजीभाई राठौड़ को आप लोगों ने जो गद्दार की सर्टिफिकेट दी, उसका कारण है कि भांजीभाई राठौड़ ने प्रदीप अम्बेडकर और मनोज पासी का समर्थन किया। तो क्या 32 मिनट की कैसेट में भांजी राठौड़ ने उन 2 लोगों का समर्थन किया, ऐसी कोई बात है? सब लोगों ने मना किया और विलास करात ने मुख्य सम्मति दी, मना नहीं किया, मुख्य सम्मति दी और स्वीकार किया कि भांजी राठौड़ ने ऐसी कोई बात नहीं की कि मनोज पासी और प्रदीप अम्बेडकर के समर्थन में थी। मैंने दूसरा मुद्दा उठाया कि चलो ये बात क्लियर होगी। मेरा दूसरा मुद्दा, भांजीभाई राठौड़ ने 32 मिनट की कैसेट में राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम के विरोध में कोई बोला? बता। सब लोगों ने मना किया कि भांजीभाई राठौड़ ने ऐसी कोई बात नहीं की कि राष्ट्रीय अध्यक्ष या सेंट्रल की पॉलिसी को उल्लंघन किया है। मेरा एकदम टेम्परेचर हाई गया। मैं बोला बताओ, संगठन आपके बाप का है क्या कि 35 साल से काम करने वाले कार्यकर्ता की कुछ गलती ही नहीं है और आप उसको गद्दार की सर्टिफिकेट बांट रहे हो? मैंने उनको यह भी बोल दिया कि गद्दार भांजीभाई राठौड़ नहीं है, गद्दार वामन मेश्राम है। और आप वामन मेश्राम साहब के दूत बनकर आए हो तो बोलना नारायण गरवा ऐसा बोल रहा था। मैं काहे के लिए उनके ऊपर आरोप लगता हूं? पहला मुद्दा, समाज को जागरण करने के लिए समाज सही दिशा में जाए, इसके लिए हम लोग सामान्य कार्यकर्ता समाज को बताया, तैयार किया कि कांग्रेस आरएसएस की मां है, कांग्रेस आपकी मुक्ति का आंदोलन नहीं चला सकती, कांग्रेस अम्बेडकर को नुकसान किया, मार डाला। वो बामसेव का नेशनल प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश के चुनाव में बोलता है कि कांग्रेस से गठबंधन होना चाहिए, केवल गठबंधन नहीं, प्रियंका गांधी को सीएम बनाएंगे। कौन की गिरफ्तारी? भांजीभाई राठौड़ ने की या वामन मेश्राम ने की? बताओ। उसको कोई बोलने वाला नहीं है तो क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसकी? मन पर बोलता रहता है कि 35 साल मैंने किया। अरे तूने क्या किया? बर्बाद किया संगठन को पूरे। जैसे मैंने आपको बात बताई कि ऑल इंडिया के कार्यकर्ताओं ने त्याग समर्पण अपना परिवार दांव पे लगाकर राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया है। वो ऐसे क्यों बोल रहा है कि मैंने किया? कुछ नहीं किया उसने। जो संगठन ने निर्धारित पॉलिसी बनाई कि केवल वामसेव संगठन से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, इसके लिए ऑफशूट विंगें बनाई जाए, उसके दिमाग की पैदाइश नहीं है। वामसेव संगठन की नींव रखने वाले जो महापुरुष थे हमारे, उन लोगों ने प्लानिंग बनाया कि वामसेव केवल अकेले संगठन से व्यवस्था परिवर्तन होने वाला नहीं है, कम से कम 100 संगठनों का निर्माण किया जाए। वामसेव उस दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है और बढ़ा। पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा कि ऑफशूट विंगों का मूल निवासी बहुजन समाज में जबरदस्त प्रभाव निर्माण होने लगा। चाहे भारत मुक्ति मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ, माइनॉरिटी के मोर्चे, इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन, इंजीनियरों का संगठन, डॉक्टरों का संगठन,
किसानों का संगठन आगे कितना बड़ा मालूम है कि इतना डेवलप हो गया कि 2 साल तो ये ऑफशूट संगठन के राष्ट्रीय अधिवेशन भी लगने लगा। जैसे राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन लगा तो हमारे समाज की बहुत सारी केडर में बैठी हुई महिला वो राष्ट्रीय अधिवेशन को सफल बनाने के लिए ऑल इंडिया में प्रचार करने के लिए जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो आंदोलन महिला चला रही है वो महिला भी राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण निधि निर्माण कर रही है। बढ़ता गया ऑफशूट विंगों का रिजल्ट भी आने लगा। उस ऑफशूट विंगों में एक विंग बहुजन मुक्ति पार्टी भी है। उस पार्टी का भी जबरदस्त नेटवर्क बन गया पूरे ऑल इंडिया में। तो संगठन की तो ये पॉलिसी है कि नेतृत्व करने वाला जो आदमी है उसकी जो बची हुई उम्र है वो बची हुई उम्र का उपयोग करके अपने जीवन में ही सेकंड लीडरशिप को प्रस्तावित किया जाए, है ना। उसकी हाजिरी में जो सेकंड लीडरशिप है उसको प्रस्तावित किया जाए। और बहुत सारे लोगों जो ऑफशूट विंगों की जो संगठन ने जिनको जिम्मेवारी दी उनमें इतना टैलेंट है वो आगे बढ़ सकते, कैडर ले सकते हैं। 5 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन में बेहतरीन किस्म की जानकारी मूल निवासी बहुजन समाज को दे सकते हैं। ऐसे कैडर भारत में संगठन बामसेफ संगठन ने निर्माण कर दिया। मैं क्या कहना चाहता हूं समझ में आ रहा है ना कि आपने आंदोलन करने के लिए जो ऑफशूट विंगें बनाई उस ऑफशूट विंगों को स्वतंत्र हवाला क्यों नहीं दी? ऐसी आपकी जिद क्यों है कि राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन भी होगा तो उसकी अध्यक्षता मैं ही करूंगा। जो इंपा का डॉक्टरों का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है तो उस राष्ट्रीय अधिवेशन में जो मेडिकल क्षेत्र के या भारत सरकार के जो कानून है उसको समझाने वाले तो बेहतरीन डॉक्टर ही होते हैं। आप उन इंपा के कार्यकर्ता को या लीड करने वाले लोगों को ऐसा क्यों कहते हो कि मैं अधिवेशन की अध्यक्षता करूंगा? वकीलों का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उस राष्ट्रीय अधिवेशन में भी आप जिद क्यों करते हो उसकी अध्यक्षता मैं ही करूंगा? मामला कितना गंभीर हो गया मालूम है? अभी कहते हैं कि बहुजन मुक्ति पार्टी भी मैं ही चलाऊंगा। समझने की कोशिश करो मामला कितना गंभीर है। यानी मेरे से कोई आगे नहीं निकलना चाहिए। समझते हो साइकी, समझते हो माइंड? मेरे से आगे कोई नहीं जाना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण भी देता हूं, ये वीएल मातंग के संदर्भ में आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो राष्ट्रीय अधिवेशन होता है 2 दिन का बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है और 3 दिन भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के भी अधिवेशन जो राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का जो राष्ट्रीय अधिवेशन होता है तो उसमें उद्घाटक के तौर पर पहले सत्र में जब संचालन करने वाला जैसे वीएल मातंग का नाम लिया तो लोगों ने तालियां बजाई, सीटियां बजाई। वो 3-4 मिनट ऐसे ही चलता रहा अधिवेशन। ये अधिवेशन का चित्र कहता हूं, वो चित्र चलता गया। स्वाभाविक है ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को ये धुना पैदा होती है, अरे यार ये तो मेरे से आगे निकल जा रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसके बदले में वो रास्ते निकलने नहीं, उसको उस विंग को भी मैं ही कंट्रोल करूं। ठीक है,
के नाते ये भी स्वीकार करते हैं कि सब आप चलाओ। आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो कांसीराम साहब की जो थियरी थी कि आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए सचिवालय का निर्माण किया जाए, तो संगठन ने सचिवालय भी बनाया। तो सचिवालय का काम होना चाहिए कि आंदोलन को और भी मतलब तेज गति देने के लिए उसको मार्गदर्शन करना चाहिए। जब विलास कराची ने मेरे को पूछा कि आपकी जो भी कंप्लेन हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष के विरोध में भी यदि कंप्लेन हो या कुछ कहना चाहते हो तो आप सचिवालय को लिखो। मैंने बताया कि आपने मस्त मुद्दा उठाया कि सचिवालय को लिखो। मेरा सवाल, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिवालय के अधीन है? अगर नहीं है तो क्यों लिखो? मैं आरोप राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर लगा रहा हूं, किसको कंप्लेन करूं? वो तो मुझे पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिवालय के अधीन नहीं है। उस भूल गया उस भ्रम में कि वामसेप संगठन के एक कार्यकर्ता बनाने के लिए हजारों की शक्तियों उसको परेशानी झेलनी पड़ती है प्रत्येक कार्यकर्ता को। महामुश्किल से एक कार्यकर्ता निर्माण होता है। कार्यकर्ता का निर्माण करना कोई छोटे बच्चों का काम नहीं है। कड़ी मेहनत करते हैं कार्यकर्ता, न जाने कैसे कैसे तौर तरीका अपनाकर उसको कन्विंस करते हैं। 5-7 साल के बाद एक कार्यकर्ता निर्माण होता है और अपनी अकड़ की वजह से वो डायरेक्ट लेटर देता था कि वो गद्दार है। कौन कर रहे गद्दार? खापरवाल साहब कहते थे कि आप फील्ड में जाते हो तो लोग यदि नहीं समझते आपकी बात तो उसको एक बार नहीं 50 बार समझाओ। आप 50 बार समझाते हो फिर भी वो नहीं समझता है तो उसको छोड़ दो। वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जब उसको रियलाइज होगा तब वो आएगा। ये है वामसेप का सिद्धांत। समाज के कार्यकर्ता का या समाज के गुट को आपको विरोध नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यदि आपने उसका विरोध किया तो आपका रास्ता बंद हो जाएगा। कौन आपसे जुड़ेगा? ये तो महाशय सबको गद्दारी का सर्टिफिकेट बांट रहा है। और परिस्थिति आज की तारीख में ये हमारे लिए खड़ी है कि आपको क्या सुनना, क्या बोलना, क्या करना मैं ही तय करूंगा। अभी 4-5 दिन पहले मुझे कुछ मैसेज मिला, जानकारी मिली कि भाई भांजी भाई राठौड़ की जो 32 मिनट की कैसेट है वो उत्तर प्रदेश की लड़की को अच्छी लगी कि इसमें भांजी भाई राठौड़ ने कुछ मिशन की या आंदोलन की बात बताई, पुरानी बातें, खापड़े साहब का और कांसीराम साहब की जो घटनाक्रम है। तो उस लड़की ने भांजी भाई राठौड़ की कैसेट को शेयर किया, है ना? कुछ किया नहीं, अपना मन तो उसमें कुछ भी नहीं है शेयर करने का। शेयर यानी एक टपाली का काम है, मछुआरा, बराबर है? शेयर करना यानी एक कुरियर सर्विस है। आपके पास आइए, उसको फॉरवर्ड करके आगे भेजें। सचिवालय ने उस लड़की के ऊपर बाकायदा इंक्वायरी बिठा ली। कारण क्या मालूम? उस लड़की ने भांजी राठौड़ की कैसेट शेयर क्यों की? इंक्वायरी बिठाओ। यानी सुनने के ऊपर आपके ऊपर प्रतिबंध। सचिवालय के आदेश के बिना किसी को कुछ भी नहीं बोलना है। कच्छ के कार्यकर्ताओं ने अपनी बातों में बताई कि भाई पहले कच्छ का प्रॉब्लम सोल्व कर दो, उसके बाद 14 अप्रैल की हम तैयारी कर रहे हैं। मना नहीं कर रहे। देखो खास बात, कच्छ के कार्यकर्ता 14 अप्रैल की बात को कोई नकार नहीं रहा है, मना नहीं कर रहा है, मगर वही कानून नहीं, मैं जो कहता हूं वही आप करो।
जैसे अभी धनजी भाई ने बताया कि अभी एक दूसरा लेटर घूम रहा है कि कोई भी कार्यकर्ता यदि 14 अप्रैल को असहयोग करेगा तो 14 अप्रैल के बाद संगठन उसको अनुशासनहीनता का कार्रवाई करेगा। हद होनी चाहिए। ऐसे ऐसे निर्णय मैंने तो यहां तक प्लानिंग बना ली कि जो मनुस्मृति के कानून थे, बोलना मत, सुनना मत, देखना भी मत, कहीं वो नेतृत्व वामसेन संगठन में मनुस्मृति लागू तो नहीं कर रहा है। इतने में स्वतंत्रता कार्यकर्ता के पास नहीं है। वो कैडर से भटक गया, उसको मालूम नहीं है कि महापुरुषों की विचारधारा है। विचारधारा किसी के बाप की ताकत नहीं है उसको कंट्रोल कर सके। प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी मर्जी से अपना आंदोलन चलाएगा, महापुरुषों की विचारधारा गांव-गांव तक लेके जाएगा। उस विचारधारा को कंट्रोल करने का काम जो भी से जो पावर है उसके पास वो कर रहा है। उसका जैसे मैंने आपको बात बताया कि इसका सॉल्यूशन संगठन में है कि यदि भूतकाल में संगठन में ऐसी बहुत सारी घटना हुई है कि नेशनल जो प्रेसिडेंट है वो अपनी मनमानी कर सकता है, वो भी हमारे जैसा आदमी है, वो कर सकता है, तो उसका रास्ता क्या, उसके ऊपर कंट्रोलिंग क्या। तो संगठन ने तय किया, खापड़े साहब ने वो पॉलिसी बनाई कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और उसका चेयरमैन, उनको पावर दिया जाता है कि यदि नेशनल प्रेसिडेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई अनियंत्रित जो ऑब्जेक्टिवली निर्णय नहीं लेता है और अपनी मनमानी करता है तो उसके ऊपर अंकुश या कंट्रोल कैसे लगाया जाए। नियम बने हुए संगठन के दायरे में है वो चीजें, मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो पावर थे वो मैं समझता हूँ 2004 में या 6 में वो विड्रॉल कर दिए और एक ही लाइन में जनरल बॉडी में रेजोल्यूशन पास करा दिया कि संपूर्ण पावर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास होगा। तो हो गई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी सुनिए। अभी कोई कंट्रोल करने वाला तो है नहीं, और जो कंट्रोल करने वाले लोग हैं उनको वो गद्दार बोलता है कि डर के मारे कोई बोलता नहीं है। दूसरा उसने ये बहुत भयानक काम किया कि कभी समय था कि वामसेन का नेतृत्व केडर के इर्द गिर्द घूमता था, तो जो भी मतलब ऑब्जेक्टिवली निर्णय नहीं होंगे तो वो केडर उसको रोकता था। केडर राष्ट्रीय अध्यक्ष को गाइड करता था कि नहीं सर ऐसा नहीं, हमको ऐसे ऐसे करना चाहिए। उन सभी केडर को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साइड कर दिया और जिनमें कोई टैलेंट ही नहीं है उन लोगों को सेंट्रल पे बिठा दिया। यानी केडर को साइड करके क्राउड को बिठा दिया और सचिवालय से परिपत्र भेज देता है कि ये क्राउड आपको कंट्रोल करेगा। संगठन का केडर है, क्राउड की ताकत नहीं है कि केडर को कंट्रोल करे, इसी में ताकत नहीं है क्योंकि वो केडर है। केडर को क्राउड कंट्रोल नहीं कर सकता। अभी ये जो 14 अप्रैल का कल से जो मैसेज घूम रहा है ना, जिन लोगों का नाम का उपयोग किया हमको मालूम है कि उन कार्यकर्ता का बौद्धिक स्तर क्या है और जबरदस्ती काम करवा रहा है कि नहीं, वो जो बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। इसमें आपका सिद्धांत आपको अनुमति नहीं देगा। अगर रियल में महापुरुषों की विचारधारा को जो दृढ़ संकल्प लेकर आप जो काम कर रहे हो तो आपका जो दिल है वो आपको ये काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
कि आपके पास इतनी जानकारी होने के बावजूद भी आप खुद रोकने का काम नहीं कर रहे। अभी भूज में जो विलास खराब जी ने मीटिंग लगाई, तो यहाँ के जो कार्यकर्ता उधर गए थे, उन लोगों ने मैसेज दिया, वो अपना जो विचार रखना चाहते थे तो उसने प्रतिबंध लगा दिया। नहीं, कच्छ के कार्यकर्ता को किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं है। अभी सेंट्रल के कब्जे में है कच्छ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के निगरानी में है कच्छ। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय देगा वो काम आपको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? अकड़ू स्वभाव कैसा हो गया मालूम है कि कच्छ में जब कुछ भी नहीं था तो खास करके कच्छ में कार्यकर्ता सूर्या साहब और मैं 10 तहसील में कोई गांव ऐसा बाकी नहीं है जिधर हम लोगों ने फील्ड ना किया। इतना जबरदस्त, केवल मतलब फोन आता कार्यक्रम, निधि, जन्म, जो भी आंदोलन की जो रिक्वायरमेंट है वो कच्छ के कार्यकर्ता जबरदस्त मतलब मेहनत करके वो आंदोलन की रिक्वायरमेंट पूरी की है। और अनियंत्रित होने की वजह से अभी वो कच्छ में जो कार्यक्रम ले रहे हैं तो वो अपनी प्रेस्टीज ही बना रहा है। मेरे को किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं, मैं कार्यक्रम करूंगा। मैंने विलास जी को बताया, आप कार्यक्रम कर लोगे, आंदोलन नहीं चलाओगे। आप कार्यक्रम कर सकते हो, आंदोलन नहीं चला सकते हो। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक ही मकसद हो गया कि नहीं, केवल कार्यक्रम करो, आंदोलन नहीं चलाना है। हमें आंदोलन चलाना है, कार्यक्रम लेना हमारा मकसद नहीं है। आंदोलन खड़ा करने के लिए हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके लिए साथियों, ऐसे जो इश्यू है जो इनको नहीं करना चाहिए, तो मैं कच्छ जिले के माध्यम से, आज की जनरल बॉडी के माध्यम से, सचिवालय के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये कहना चाहूंगा कि आप राजनीतिक में डायरेक्ट आने की बजाय फ्रंट लाइन पे नहीं आना चाहिए, इनडायरेक्टली काम आपको करना चाहिए। जो ऑफशूट विंग हमने बनाई है तो ऑफशूट विंगों को आप स्वतंत्र कार्यभार दे दो और निगरानी रखो कि जो ऑफशूट विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो ऑब्जेक्टिवली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप वो नहीं कर रहे हो, प्रत्येक यूनिट आप ही चला रहे हो। इस बात का पर्टिकुलर में और कच्छ जिले की आपकी सहमति हो तो हम लोग इस चीज का खंडन करते हैं, नहीं होना चाहिए। क्या मैं जिले की ओर से ये खंडन करने के लिए आप समर्थन हो? है समर्थन? ऑफशूट विंगों को इंडिपेंडेंट जिम्मेवारी देकर उनको आगे बढ़ने दो। अगर आपने राजनीतिक विंग बनाई है तो कम से कम उसको 5 साल मेहनत करने दोगे तो कुछ रिजल्ट आएगा। साथियों, मामला काफी गंभीर है। प्रत्येक कार्यकर्ता की अभी कच्छ में टेस्ट चल रही है। मामला कितना भयानक हो गया मालूम है? ना बोलते हुए भी आपको बोलना पड़ रहा है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को सच्चाई का आईना दिखाता है तो उसको सचिवालय से गद्दार की सर्टिफिकेट दी जाती है। काफी मेहनत करने के बाद माइनॉरिटी के लोग काफी ज्यादा प्रभावित हुए। आप वैचारिक तौर पर आप एनालिसिस नहीं करते होंगे, कितना प्रभावित हुए मालूम है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी साहब ने एक बार राष्ट्रीय अधिवेशन में यह डिक्लेयर किया था कि भारत के मुसलमानों के पूर्वज बौद्धिस्ट थे। मालूम है ना? सज्जाद नोमानी साहब ये राष्ट्रीय अधिवेशन में जानकारी दी कि भारत के मुसलमानों के पूर्वज
बौद्धिस्ट थे। कल्पना करो, इमेजिन करो कि आप लोगों ने माइनॉरिटी के जो प्रमुख कार्यकर्ता है, उन ऐसे प्रमुख कार्यकर्ता को आपने कितना बेहतरीन किस्म का तैयार कर दिया। एनआरसी सीए का विरोध में जो भारत बंद का आंदोलन हुआ, वो माइनॉरिटी में मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता या मुस्लिम समाज का महत्वपूर्ण रोल था, ड्यू टू सज्जद नोमानी साहब। नतीजा क्या मिला मालूम है? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सज्जद नोमानी को भी आरएसएस का गद्दार घोषित किया। कैसे होगा काम? और नेकी आदमी है, ईमानदार आदमी है, कोई राजनीतिक चालाक ही नहीं है। सच्चाई क्या थी मालूम है? कि वामन मेश्राम और मुलायम सिंह यादव का लड़का अखिलेश यादव और सज्जद नोमानी साहब की जो लोग सवाल थी, वो एक मुस्लिम कोई मतलब टीवी वाला था, उनको इंटरव्यू में सज्जद नोमानी साहब ने रियल पिक्चर रखा, अपनी बात नहीं रखी कि हमारे तीनों के बीच में क्या संवाद हुआ था, केवल वही बात रखी। ऐसे आदमी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलता है कि आरएसएस का एजेंट है। जो कैडर है अपना परिवार दांव पर लगाकर जो सच्चाई सामने रखता है, उसको भी बोलता है कि तू गद्दार है। प्राइवेट लिमिटेड बनाई है क्या उसने? डिक्लेयर कर दो कि मेरे को साथ किसी का भी नहीं चाहिए, मैं अकेला आंदोलन करूंगा। निकालो कैडर को, डिक्लेयर करो ना। फील्ड में तो कहते हो कि ये टारगेट अचीव करना है, ये करना है, ऐसा करना है, वैसे करना है, और मन पर बोलते हो मैंने किया, मैंने किया। मैंने नहीं किया, हमने किया। आंदोलन को इस गति पर लेने वाले केवल एक आदमी जिम्मेवार नहीं है, ऑल इंडिया के मिशनरी कार्यकर्ता है, जो आंदोलन को आज की तारीख में टर्निंग पॉइंट पे मतलब खड़ा करके रख दिया है। इसके लिए साथियों बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बहुत सारी ऐसी बातें आज की तारीख में हम लोग उसके बीच में गुजर रहे हैं। मैं वापिस उस केडर के सिद्धांत को आपको याद दिलाता हूं कि जब खापड़े साहब से ये जब घटना घटित हुई, तेजेंद्र सिंह जेली जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उस समय खापड़े साहब को भी जनरल बॉडी से बाहर निकाल दिया गया था। तो खापड़े साहब ने ये जो सिद्धांत उनको दिया कि व्यक्ति और संगठन के बीच में यदि टकराव होता है तो आप व्यक्ति को छोड़ दो, संगठन को पकड़ो। व्यक्ति और संगठन के बीच में यदि टकराव होता है तो आप व्यक्ति को छोड़ दो, संगठन को पकड़ो, क्योंकि संगठन महान है। दूसरी बात खापड़े साहब ने अहम बताई कि यदि संगठन और विचारधारा में टकराव हो, अब पूनम भाई प्लीज, मैं सुनकर मैं समझ प्लीज प्लीज अच्छा लगे कि यदि संगठन और विचारधारा में यदि टकराव हो तो आप संगठन को छोड़ दो, विचारधारा को पकड़ो। विचारधारा एक ऐसी चीज है कि जब बेटा मर भी जाता है तो बाप उसको नहीं कहता है कि तू मत मर, मैं मरूंगा, नहीं, क्योंकि विचारधारा इंडिविजुअल का मामला है। विचारधारा मरते दम तक आपको साथ में चलेगी, आप मर जाओगे तब तक विचारधारा आपको साथ में लेके जाएगी। इसके लिए खापड़े साहब का ये मार्गदर्शन हमको मिला था कि संगठन और विचारधारा में जब टकराव होता है तो आप संगठन को छोड़ दो, विचारधारा को पकड़ो। विचारधारा एक ऐसी चीज है कि एक नहीं आप हजारों संगठन निर्माण कर सकते हो। तो इसके लिए बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें ना करते हुए अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो असंवैधानिक जो निर्णय है, जो जिस सचिवालय से जो परिपत्र कार्यकर्ता को दिया जाता है, उस
उससे ऑब्जेक्ट पूरा नहीं होता, उद्देश्य प्राप्त नहीं होता। जैसे वो जो यूपी में जो मगजमारी हुई या टकराव हुआ, तो जिन कार्यकर्ताओं के बीच में जो टकराव हुआ था संगठन के या राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच में, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पर एक कार्यकर्ता को 1 करोड़ की नोटिस भेजी गई कि आपको 1 करोड़ देना होगा। इसका मतलब क्या है मालूम है? इसका मतलब ये है कि मेरे सामने जो भी कोई बोलेगा तो उसकी सजा मैं ये दूंगा। ऑल इंडिया में जो ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि आप भी यदि मेरे विरोध में या मेरी प्लानिंग में रुकावट करोगे तो आपको भी 1 करोड़ की नोटिस मैं दूंगा, कानूनन नोटिस। अब थोड़ा कल्पना करो कि लीगल सेल जो हमारा बना हुआ है उसका उपयोग करके उस कार्यकर्ता के ऊपर जो लीगली नोटिस भेजी, क्या होगा? आप अपनी समस्या ब्राह्मणों के पल्ले में डाल रहे हो, वही होगा ना? आपने जिनको 1 करोड़ की नोटिस दी या उसने आपको रिप्लाई नहीं दी, वकील बराबर वही रास्ता है कि आपने उसको लीगल नोटिस दी मगर उसका रिप्लाई नहीं आया, आप उसको चैलेंज करने के लिए पुलिस का सहारा लोगे और कोर्ट में जाओगे। पुलिस और कोर्ट क्या दुश्मनों के कब्जे में ना, तो दुश्मन क्या करेगा? ऐसे बहुत सारे जो निर्णय है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय साध्य पूर्ति के लिए हमें नहीं लग रहा। बहुत सारे ऐसे जो निर्णय हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के, वो साध्य पूर्ति नहीं होती, विवाद खड़ा होता है। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के जितने भी निर्णय ऐसे जो साध्य पूर्ति नहीं करते, उन निर्णयों का हम कच्छ की जनरल बॉडी के माध्यम से खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। बराबर? रिपीट करूं दोबारा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय साध्य पूर्ति करने के लिए नहीं है, ऐसे निर्णयों का हम कच्छ जिले की जनरल बॉडी के माध्यम से विरोध करते हैं और खंडन करते हैं। ये मैसेज मैं कच्छ की ओर से, जनरल बॉडी की ओर से सचिवालय को मैं देना चाहता हूं। साथियों, समय काफी चला गया। ये आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हमारा एक प्लानिंग भी था कि पारदर्शिता बातों में होनी चाहिए, सच्चाई बातों में होनी चाहिए। इसके लिए मैंने आपकी ओर से भांजी भाई राठौड़ को भी एक रिक्वेस्ट की थी कि आपके ऊपर जो ब्लेम लगा है, आरोप लगा है, उस आरोप का भी हम लोग आपको फेस टू फेस वो सुनना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कोई मैसरम साहब सही बोल रहे हैं और आप गलत हो, या आप सही है या वो गलत है। वो हम लोग आपको डायरेक्ट लाइव सुनना चाहते हैं। तो प्लीज आप भी जनरल बोर्ड की मीटिंग में आइए और अपनी बात रखिए कि वास्तविक परिस्थिति है क्या। तो इसके लिए भांजी भाई राठौड़ भी आज की मीटिंग में वो आते नहीं थे। ये इसके लिए बोल रहा हूँ, ये आपको नहीं, देश को मैसेज दे रहा हूँ, सचिवालय को मैसेज दे रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैसेज दे रहा हूँ। वरना कल वो ऐसे आरोप लगाएंगे कि जनरल बॉडी का आयोजन भांजी राठौड़ ने किया था। भांजी भाई राठौड़ ने जनरल बॉडी का आयोजन नहीं किया, ये तो पार्टी है। जनरल बॉडी की मीटिंग का आयोजन कच्छ जिले के लोगों ने किया है, मगर कच्छ जिले के लोगों ने भांजी भाई राठौड़ को भी सुनना चाहते हैं, लाइव सुनना चाहते हैं। सुनने के लिए हम लोगों ने भांजी भाई राठौड़ को इनवाइट किया है। हमारी बात को मानकर भांजी भाई राठौड़ हमारे बीच में है। इसके लिए साथियों, ये जो मतलब क्रिटिकल परिस्थिति हमारे बीच में आई हुई है, तो आने वाले दिनों में आंदोलन चलाने के लिए हमारे पास एक जबरदस्त राष्ट्रीय लेवल की प्लानिंग रणनीति बनी हुई है। मैं
अलग करने की बात नहीं कर रहा हूं, बनी हुई है, उस पर केवल अमल करना है। अकड़ू दिमाग को थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। और केडर जब अपना असली रूप दिखाता है तो बहुत सारे अकड़ू ठीक हो गए। भूतकाल में बाबसेव का इतिहास है। तो मैं आशा रखता हूं कि आने वाले दिनों में जो भी सम्मेलन का या आंदोलन चलाने के लिए जो हमको प्लान करना होगा, इसमें 14 अप्रैल भी क्यों ना हो, ये भी यदि प्लान करना होगा तो हम लोग आज दृढ़ संकल्प करते हैं कि कच्छ का प्रत्येक कार्यकर्ता यूनिटी में काम करेगा, कोई अलग नहीं होगा। 10 तहसील के लोग मजबूत रहकर